क्लास है हमारी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम ऑलरेडी एक जो है ओवरव्यू ले चुके हैं। अब जो लिखा हुआ है ना उसी से मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिखा हुआ है गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। सर सर यहाँ तक बात समझ नहीं आई। ये बात तो समझ आ गई, गोल्स एम्स होते हैं, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये नहीं लिखा कहाँ पे कि जेनेरिक है या कुछ और है। दे आर ब्रॉड इंटेंशंस। क्या वर्ड है? ब्रॉड इंटेंशंस। ब्रॉड का मतलब क्या है? ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्कैटर्ड है, ये फैले हुए हैं। सही है। तो इसका मतलब ये है कि इन इंटेंशंस को आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, आपको इनको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी माइट हैव द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स और द गोल ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स लीडिंग बिजनेस एंटिटी इन वन और मोर मार्केट। तो पहला गोल क्या बताया है इन्होंने? गोल ये बताया है कि एंटिटी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे। शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे, गोल्स को स्टॉप करते हैं। गोल्स समझते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो शेयर होल्डर्स को रिप्लेस कर दो ओनर्स से। कर दिया? ठीक है, ओनर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इस तरीके से लो कि लेट्स से एक है बिजनेस ए, एक है बिजनेस बी। बिजनेस ए में कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपए का, बिजनेस बी में कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपए का, बराबर है। 1 साल गुजरा, दोनों को प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस ए को प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए का, बिजनेस बी को प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपए का। तो बिजनेस ए ने भी अपने पूरे प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया, बिजनेस बी ने भी कर लिया। तो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी? ए और बी? बी की, क्योंकि उसका बिजनेस कितना हो गया? 1 30। बी वाले का कितना हो गया? 1 20। तो ज्यादा किसकी वैल्यू बढ़ी? बिजनेस बी की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे बिजनेस का गोल ये है कि हम अपने ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। तो जब ओनर बिजनेस बेचेगा तो ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ए को ज्यादा पैसे मिलेंगे, बी को ज्यादा पैसे मिलेंगे। बी को ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो जब बिजनेस बेचेगा तो उसको 1,30,000 रुपए मिलेंगे। ए जब बिजनेस लिक्विडेट करेगा, सारी चीजों को बेच देगा, उसके हाथ में कितना कैश आएगा? 1,20,000 रुपए। तो वेल्थ किसकी ज्यादा हुई? बी की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिजनेस का गोल है वेल्थ मैक्सिमाइज करना अपने शेयर होल्डर्स की। अब सर यहाँ पे शेयर होल्डर वर्ड क्यों लिखा हुआ है? शेयर होल्डर भी एक टाइप ऑफ ओनर होता है। तो जो कंपनीज होती हैं वो क्या चाहती हैं कि शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को ज्यादा अप्रिशिएट करें, सही है, ज्यादा जो है वो शेयर्स परचेज करें लोग। तो उसके लिए शेयर्स की प्राइस बढ़नी चाहिए। शेयर जब पहली बार मार्केट में आता है बिकने के लिए, कितने का एक शेयर होता है? 10 रुपए का। ठीक है, तो लेट सपोज जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं 10 15 20 25 30 साल से, क्या उनका शेयर प्राइस 10 रुपए होगा? नहीं। किसी का 20 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 1000 होगा। तो सर ये 10 से 1000 की जो जर्नी थी वो क्या कर रहे थे? अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे थे शेयर होल्डर्स के लिए। बात समझ आ गई? गोल्स पे वापस आ जाओ। अब सर गोल्स क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला गोल लिखा है कि एंटिटी चाहेगी कि वो अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। ब्रॉड इंटेंशन है, हर साल यही चाहती है। सही है। हर साल क्या चाहती है कि उनकी कंपनी के जो है वो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो ताकि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो बढ़ जाए। तो हर साल ये चाहेगी ना, लेकिन कितना चाहिए, कब तक चाहिए, ठीक है, कैसे मेजर करें, कैसे स्पेसिफाई करें? तो वो क्या करेंगे? गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो नीचे ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी, ये बात हमें पता है। एंड आर एम एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दैट कैन बी मेजर्ड एंड देयरफॉर शुड बी स्पेसिफिक टाइम बाय व्हिच द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड। सही है सर। इसकी एग्जांपल, जो गोल्स की एग्जांपल थी ना कि शेयर, वो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो ये गोल्स की एग्जांपल थी, ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल ये रही। सॉरी, लिखा हुआ है कि अ कंपनी माइट हैव अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि डबल द शेयर प्राइस विद इन नेक्स्ट 10 years। तो मुझे अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि अगले 10 साल में मैं शेयर प्राइस को डबल कर लूं। तो 10 साल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम बाउंड। सही है। स्पेसिफिक क्या कर रहा है? स्पेसिफिक आपको ये बता रहा है कि ये चीज स्टेटेड है। देखो स्पेसिफिक का एक और मतलब लिखा है स्टेटेड है, यहाँ पे अलग से किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? डबल। तो मेजरेबल। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास शेयर प्राइस अभी 10 रुपए है, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 20। तो आपने क्या किया? जो भी अभी एक्स एक्स अमाउंट थी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मेजरेबल। सही है। अगर अभी 20 होती तो आगे क्या हो जाती? 40 हो जाती। सही है। तो मेजरेबल है। एग्रीड का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, लोगों ने पढ़ लिया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। और रियलिस्टिक है, शेयर तो आराम से इतने डबल हो ही जाते 10 साल में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट्स आपके 60-70% होते हैं।
तो जब प्रॉफिट्स बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, शेयर प्राइस तो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया, गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दिया, स्पेसिफाई करके, मेजरेबल करके, एग्रीड अपॉन करके, रियलिस्टिक करके और टाइम बाउंड करके। डन। एग्जाम्पल से समझ आ गई बात, कोई मसला? आगे बढ़ जाऊं तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। यहाँ पे देखो ब्रॉड इंटेंशन लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी। किस तरीके से ड्राइव करेंगे, आप गोल्स को कर दोगे स्मार्ट। तो फिर स्मार्ट का मतलब ये होता है कि आप गोल्स को स्पेसिफिक कर दो, मेजरेबल कर दो, एग्रीड अपॉन कर दो, रियलिस्टिक कर दो, टाइम बाउंड कर दो, तो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कोई सवाल तो पूछ लो। यहाँ तक बात समझ आती है? जी। डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड शेयर, अभी ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। मैं क्लास के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूं, ठीक है? तो ये मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा। दूसरा सवाल ये है कि लिखा हुआ है कि गोल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। देखें, गोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि गोल्स क्या होते हैं, कि आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं तो पहले आप माइंड में क्या करते हैं कि उसकी इंटेंशन क्रिएट करते हैं। कि लेट सपोज आपने कहा यार मुझे बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना है, ठीक है? तो सक्सेसफुल इंसान बनना है तो पहले किस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, आप क्या करते हो, उनको आंसर करना शुरू करते हो। लेकिन सबसे जो रॉ रॉ थॉट होती है, या रॉ फॉर्म में जो आपके पास थॉट मौजूद होती है, उसको क्या बोलते हैं, गोल्स बोलते हैं। आप उसको प्रोसेस करना शुरू करते हो ना, तो वो क्या करता है, फिर वो जाके गोल्स जो है ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होने शुरू होते हैं। जो सबसे रॉ फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा ना, कि कोई भी गोल मौजूद होगा, एम मौजूद होगा, उसको क्या कहेंगे, गोल्स कहेंगे। और जैसे जैसे आप उसको प्रोसेस करना शुरू करोगे ना, वो क्या करेंगे, टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि आपके रॉ एम्स हैं या ब्रॉड एम्स हैं, वो क्या आएंगे, गोल्स कहलाएंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको गोल समझ आ गए हो। गोल्स पे इतना टाइम मत लगाओ। गोल सिंपल आपके पास ब्रॉड, जेनेरिक या फिर रॉ इंटेंशंस होती हैं, जिसको आप मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, मजीद एलाबरेट करते हो, जिसकी वजह से ये आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप में से कितनों के पास जो है वो मौजूद है बुक, तो ये मार्क कर लें। इसका जो पहला पैराग्राफ है ना, उस पहले पैराग्राफ में कहीं ब्रैकेट में लिख दो, इस पहले पैराग्राफ में ब्रैकेट में लिख दो मेन स्टेक होल्डर्स। जो ये पहला पैराग्राफ ना, ये हु डिसाइड्स मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके पहले पैराग्राफ के आगे ब्रैकेट बना के लिख दो मेन स्टेक होल्डर्स। मेन स्टेक होल्डर्स लिख लिया? लिख लो। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है, उसके उसके आगे लिख दो ब्रैकेट में कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। जो पहला पैराग्राफ है हु डिसाइड्स मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो पहला पैराग्राफ है ये, इसमें आप लिख दो मेन स्टेक होल्डर्स। और जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसके आगे लिख दो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स लिख लिया? सही। अभी जो मैंने आपको लिखा है ना, मेन स्टेक होल्डर्स और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट, जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 है, उसका नाम है स्टेक होल्डर्स। सही है। स्टेक होल्डर्स जब पढ़ेंगे तो ये वाली बात आपको वहां पे याद आ जाएगी। सही है। इसमें लिखा हुआ है कि मिशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कौन डिसाइड करता है। सही है। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को पॉज करके आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ ताकि ये बात आपको समझ आए। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप होती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप होती है। आप बिजनेस को अकेले भी ओन कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है, उसमें एक सिंगल ओनर होता है, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। सही है। और वो अकेला बिजनेस को ओन कर रहा होता है। आपके पास एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। सही है। पार्टनरशिप में आपके पास जो ओनर्स होते हैं वो को ओनर्स होते हैं, वो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। ठीक है। जो 2 3 4 5 जितने भी ओनर्स हैं, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। सही है। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म्स। सही है। फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। क्या कहते हैं, कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लो, कंपनी कह लो, या फिर कॉर्पोरेशन कह लो, सही है, एक ही बात है। इसमें जो आपके पास ओनर्स होते हैं ना, वो भी एक से ज्यादा होते हैं। सही है। उसमें भी आपके पास जो ओनर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। ये जो ओनर्स होते हैं ये कहलाते हैं मेंबर्स। ये क्या कहलाते हैं, मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स, या कुछ लोग इनको स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। खैर, तो सर ये जो टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास सिंगल ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, ये जो पार्टनर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस की ओनरशिप में
रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे होते हैं। लेट सपोज एक सिंगल ओनर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी? 100%। क्यों? कि उसका ओनरशिप कितनी है? 100%। तो 100% ओनरशिप तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स भी अपने बिजनेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना उनका बिजनेस में शेयर होता है। लेट से अगर दो पार्टनर्स है, दोनों 50-50% जो है ना ओनरशिप शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50-50% स्प्लिट हो जाएगी। ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ओनर्स बिजनेस को खुद ऑपरेट भी कर रहे होते हैं। फेयर इनफ। अब आ जाते हैं कंपनी पे। कंपनी में स्टेक होल्डर्स, सॉरी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को ऑपरेट नहीं कर रहे होते, कंपनी को रन नहीं कर रहे होते। इसमें तुम लोग एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे घर में किसी ने शेयर्स खरीदे हुए, तो क्या वो जाके कंपनी चला रहे होते हैं? नहीं, वो कंपनी नहीं चला रहे होते। सर कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं पूछूं तुमसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है, तुम क्या कहोगे? ओनर्स। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कौन डिसाइड करेगा? देख, when an entity states its mission in a mission statement, the statement is issued by the leader of the entity. For a company, this is the board of directors. बात समझ आती है? कोई सवाल इसमें पूछ लो। हाँ, शेयर ओनर्स, नहीं नहीं, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स एक ही होते हैं, टर्म्स अलग अलग है। मेंबर्स तुम्हारे माइंड में कौन है? देखो, इसके लिए क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि जो वर्ड है ना, जनरल मीनिंग है मेंबर का, वो क्या होता है? पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट होना। मेंबर का मतलब यही होता है, सही है ना? किसी भी चीज का पार्ट होना। तो मेंबर तो इस सेंस में कोई भी हो सकता है। लेकिन कंपनी में जब कंपनी होती है तो उसमें जो भी शेयर्स खरीदते हैं लोग, तो ऑफिशियल ऑफिशियल जो टर्म होता है उनका कहलाता है मेंबर्स। हम क्या कहेंगे? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कह सकते हैं लेकिन उनको मेंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो मेंबर्स, जनरल इंग्लिश में मेंबर्स का मतलब कितना? पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट। तो आप कह सकते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तुम कह सकते हो मैं एक स्कूल ऑफ फाइनेंस का मेंबर हूँ, कह सकते हो। क्या ये कंपनी? नहीं, ये क्या है? पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में तो वैसे ही शेयर होल्डर्स नहीं होते, तो यहाँ चलेगा, यहाँ मेंबर कहना चलेगा। तुम कहोगे ना मैं कंपनी का मेंबर हूँ, तो बिजनेस के जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, वो पता है क्या समझेंगे? तुम शेयर होल्डर। तुमसे पता है कि सवाल क्या पूछेंगे? तुम्हारा कितना शेयर है? तुम्हारा तो बिजनेस में कोई शेयर नहीं है। हाँ, बिजनेस में स्टेक हो सकता है, क्योंकि जिस सेंस में तुमने अपने आप को मेंबर कहा था ना, तुम स्टेक होल्डर थे। अब तुम चाहे उसके क्लाइंट थे, चाहे तुम उसके सप्लायर थे, चाहे तुम उसके कस्टमर थे, चाहे तुम उसके लेंडर थे, तुमने अपने आप को, तुम एम्प्लॉय थे, तुमने अपने आप को मेंबर कह दिया। लेकिन जिसको पता होगा ना कि बिजनेस में, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, तो वो तुमसे पता है क्लास वाले ये पूछेगा तुम्हारा शेयर कितना है। समझ आ गई? जनरल इंग्लिश में मेंबर का मतलब पार्ट होता है, लेकिन बिजनेस इंग्लिश में मेंबर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स। देन फेयर इनफ, बात समझ आ गई? ठीक है। तो हु डिसाइड्स मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? लीडर्स। और कंपनी में कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जब हम स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे तो इनको कैटेगराइज करना सीख जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। However, the decision by the board of directors about the goals and objectives of an entity are influenced by the way in which the company is governed and the expectation of other stakeholders in the company. क्या बात कर रहा है ये बात ये कर रहा है कि ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। लेकिन वो डिसीजन आइसोलेशन में नहीं ले सकते। वो जो डिसीजन लेंगे ना, वो डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होगा बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कौन कौन? शेयर होल्डर्स, ओनर्स जो हैं, ठीक है, और एम्प्लॉइज, ठीक है, और कस्टमर्स, और सप्लायर्स, और गवर्नमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर। जो हम पढ़कर आए थे पैराग्राफ, रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। तो रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट में हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा था वो, हर चीज से रिलेट कर रहा था वो। तो क्यों कर रहा था? क्योंकि जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिशन स्टेटमेंट लिख रहे हो या विजन स्टेटमेंट लिख रहे हो या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो, तो वो क्या ख्याल करें? कि वो ये ख्याल करें कि यार मैं आइसोलेशन में एक बिजनेस नहीं चला रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, तो मुझे उन सबको इंक्लूड करके मिशन स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? ये दो पैराग्राफ समझ आ गए? ये दो पैराग्राफ देखो इतने टेक्निकल नहीं थे,
लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी कंपनी में जितने भी मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखते हैं, लेकिन लिखते हुए वो क्या करेंगे, वो कंसिडर करेंगे या वो इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स से। डन, फेयर इनफ, आगे बढ़ जाएं। ये दो बातें समझ आ गई, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, ये पता चल गया कि कौन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लिख रहा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल है कि आप किस तरीके से गोल्स को इफेक्टिव कर सकते हो। गोल्स को इफेक्टिव करना, गोल्स को इफेक्टिव करना इसका मतलब सर गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना। यस, गोल्स को इफेक्टिव करना, गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में सेट करना। फिर से पॉज करो इस कॉन्सेप्ट को, फिर से पॉज करो। मैं बीच में जो पॉजेस करवा रहा हूँ ना, तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो मैं वापस से आपको सारी चीजें बता दूंगा। सवाल क्या है सर, इफेक्टिवनेस क्या होती है? तो मुझे बता सकता है इफेक्टिवनेस क्या होती है? सर वेरी गुड, इम्पैक्ट। सही है, इफेक्टिवनेस इज इम्पैक्ट। व्हाट इज एफिशिएंसी? हाँ, काबिलियत। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? परफॉर्मेंस। सही है, मैं दोनों वर्ड को भी रिलेट करूंगा। ठीक है, और फेयर इनफ, मेरे ख्याल से ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस पता है किसी को? डिफरेंस, हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को साइड बाय साइड यूज करते हैं, ठीक है, समटाइम्स को एज सिनोनिम्स भी यूज करते हैं, बट इन दोनों वर्ड्स में फर्क है। ठीक है, किसने कहा था इम्पैक्ट, सही है, और एफिशिएंसी का आप लोगों ने कहा काबिलियत या फिर परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो, मैं एक काम करता हूँ 1 घंटे में, कोई भी एक पर्टिकुलर काम, अगर मैं आधे घंटे में करना शुरू हो जाऊँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गई। सही है, तो मेरी काबिलियत बढ़ गई, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। ठीक है, मैं लेट सपोज, हाँ, मैं जो है एक काम जो, हाँ, एक काम दो लोग मिलके करते थे, एक काम दो लोग मिलके करते थे, अब वही काम एक बंदे ने मिलके करना, एक बंदे ने करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। पहले वाले में कौन सी एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी थी। दूसरे वाले में पता क्या होगा, उसमें होगी एफर्ट्स की एफिशिएंसी। पहले दो लोग एफर्ट लगा रहे थे, अब एक बंदा एफर्ट लगा रहा है, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। सही है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। और एक और एफिशिएंसी होती है कि लेट सपोज पहले मैं एक काम करता था, उसमें मुझे 10 रुपए लगते थे, अब मैं वही काम कर रहा हूँ, मुझे 5 रुपए लग रहे हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी, ठीक है, एफर्ट की एफिशिएंसी और कॉस्ट की एफिशिएंसी। तो कोई भी काम आप कर रहे हो, इस कैपेबिलिटी के साथ आप टाइम, एफर्ट्स और कॉस्ट को बचा सको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एफिशिएंसी। किसी भी काम को आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका आउटपुट या आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता चले जाए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इफेक्टिवनेस। तो सर, इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि लेट से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, हम जब भी काम करते थे तो 100% एफर्ट्स पुट इन करते थे, और हम लोग रिजल्ट अचीव कर लेते थे 80%। तो 80% रिजल्ट अचीव करना इज योर इफेक्टिवनेस। मार्जिन ऑफ एरर कितना है, 20%। सही, लेट सपोज अगर आपने अनलॉक कर लिया मजीद 5% और 85% अचीव कर लिया, तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिवनेस रिलेट कर रहा होता है आउटकम से, एफिशिएंसी रिलेट कर रही होती है टाइम, कॉस्ट और एफर्ट्स की सेविंग्स के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है इफेक्टिवनेस की, गोल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। गोल्स को बेहतर करने के लिए पहली बात तो ये है, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, इनटू ऑब्जेक्टिव्स, तो बेहतर हो जाएंगे। डन, फेयर इनफ। लेकिन आप गोल्स को और भी तरीके से बेहतर कर सकते हो, लिखा हुआ है, पहले क्या, पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस। इस पहले पॉइंट को समझना होना तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इंक्लूड करो, आप लोगों को इंक्लूड करो। ठीक है, यहाँ होता यह है कि पार्टिसिप जब भी आप गोल सेटिंग कर रहे होते हो, तो टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडेड होती है, जो मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर मैनेजमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं होती। अच्छा, मजे की बात, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक किसका ज्यादा होता है? ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक किसका ज्यादा होता है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज का या हायर लेवल एम्प्लॉयज का? हायर लेवल एम्प्लॉयज का, बड़ी सैलरी, बड़े बोनसेस, बड़ी प्रमोशंस। देन, और कंपैरेटिवली लोअर लेवल एम्प्लॉयज का स्टेक कम होता है। तो जिनका स्टेक ज्यादा होता है, डर उनको ज्यादा होता है, जिनका स्टेक कम होता है, डर उनका ज्यादा होता है। जिनका स्टेक ज्यादा होगा, डर उनका ज्यादा होगा। जिनका डर ज्यादा होगा, तो क्रिएटिविटी उनकी कम हो जाएगी, बोल्डनेस उनकी कम हो जाएगी। सही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिनका स्टेक कम है, तो फेयर उनका कम है, फेयर उनका कम है, तो क्रिएटिविटी और बोल्डनेस उनकी ज्यादा होगी। क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी है ना, वही तो नहीं मिलेगी, जॉब चली जाएगी, कोई और कर लेंगे। लेकिन बड़ा मैनेजर नहीं सोच सकता, बोलते इस इकोनॉमी में अगर मेरी सैलरी, अगर मेरी जॉब चली गई, तो मुझे सेम पोजीशन पे जॉब नहीं मिलेगी, तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता और ट्रस्ट भी नहीं करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक बंदा चाहिए 20-25-30 हज़ार रुपए का, तो इतना ज्यादा वो स्क्रीनिंग नहीं करेगा, लेकिन उसको 1.5-2 लाख रुपए का बंदा चाहिए,
तो वो बहुत स्क्रीनिंग करेगा, और देयर इज अ चांस स्क्रीन करने के बाद भी कोई अपना रिलेटिव ही लिया है, बोलेंगे कम से कम देखा हुआ तो है। सही है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि वो लोग क्या करेंगे, बोल्डनेस के साथ आपको आइडियाज देंगे। तो अगर आइडियाज ज्यादा आपके पास क्रिएटिव या बोल्ड होंगे, तो आपकी गोल सेटिंग वहां पे ज्यादा अच्छी होगी या फिर एक्सक्लूसिव टर्म में होगी? जब आप लोगों को इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा आपकी गोल सेटिंग बेहतर हो जाएगी। देन तो इफेक्ट गोल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट करवाओगे। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, इंश्योर दैट गोल इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। क्या मतलब होता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क? का मतलब क्या होता है? आपके जितने भी गोल्स हैं आप ऐसे सेट करो कि उसमें अप्रोच हो रिवॉर्ड की। गोल अचीव हुआ, रिवॉर्ड आया। गोल अचीव हुआ, रिवॉर्ड आया। तो लोग क्या करेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे। इसमें आपके पास जो है वो एक अप्रोच होती है जिसको मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा डेफिनेटली। वो गेम से रिलेटेड कुछ होता है। गेम में होता है ना कि आप लेट्स सपोज लेवल पार करते हो आपको रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप लेवल कंप्लीट करते हो आपको रिवॉर्ड मिलता है, फिर लेवल कंप्लीट करते हो रिवॉर्ड मिलता है। तो गोल्स को आप क्या कन्वर्ट कर देते हो इनटू रिवॉर्ड्स, कि आपने गोल कंप्लीट किया आपको रिवॉर्ड मिला। तो इंट्रिंसिकली का मतलब होता है कि एम्बेडेड होते हैं, अंदर छुपे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं गोल्स के साथ, कि गोल अचीव होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे गोल्स अचीव करने में। सही है, तो इसका मतलब है कि आपने गोल्स को इफेक्टिव कर दिया। सही है। इसके बाद लिखा हुआ है कि गोल्स मस्ट बी स्मार्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गोल्स को इफेक्टिव बनाना है। लिखा हुआ है अलाइन पर्सनल कमर्शियल गोल्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। इसका टॉपिक आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। को मुझे बता सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वेरी गुड, सॉरी, जिस पे भरोसा कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टू सम एक्सटेंट एक बात सही है, लेकिन अगर कोई मुझे एग्जैक्ट मीनिंग बता दे तो बता सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यही होता है ना कि लेट सपोज एक मेरा इंटरेस्ट है, एक आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आप इंडिविजुअल्स हो, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में, आप इंटरेस्ट में और आपके इंटरेस्ट में अगर फर्क आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो? आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो कि जो लोगों के पर्सनल गोल्स हैं आप कमर्शियल गोल्स के साथ अलाइन कर दो। कि लेट से आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम आउटसोर्सिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन में हम आउटसोर्सिंग नहीं करते, इंस्टेड हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज पे। उनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज करवा देते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवा देते हैं, ताकि वो ये कोर्स सीख ले, वो ये स्किल सेट सीख ले और वही ये टास्क परफॉर्म कर ले। तो ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी लोग होंगे वो सोचेंगे क्या, कि लेट सपोज अगर मैंने ये चीज सीख ली तो मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स में ज्यादा जो है आपके पास जो एवेन्यूज बढ़ जाएंगे। कि लेट सपोज मेरे पास डायरेक्शन ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं आगे मजीद ग्रो कर सकता हूँ, मेरा करियर प्रोस्पेक्ट बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने गोल्स ऐसे सेट किए कि कमर्शियल और पर्सनल गोल्स अलाइन हो गए। देन ये बात समझिए, कमर्शियल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, पर्सनल मतलब इंडिविजुअल के गोल्स, एम्प्लॉइज के गोल्स, ठीक है? आगे लिखा हुआ है व्हेन रिकॉर्डिंग गोल्स स्टेट देम इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये बात तो हम ऑलरेडी विजन और मिशन स्टेटमेंट में पढ़कर आ गए कि आप ऑप्टिमिस्टिक टोन को इस्तेमाल करोगे। देन लास्ट लिखा हुआ है सेट प्रायोरिटीज। ये तो सिंपल सी बात है, आप जब सारे गोल्स को सेट कर लोगे आप क्या करोगे, इनको अलाइन कर लोगे, इनको सॉर्ट कर लोगे। सॉर्ट कर लोगे किस तरीके से? आप इनको सॉर्ट कर लोगे प्रायोरिटी वाइज, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाले और सबसे लास्ट में लो प्रायोरिटी वाले। देन ये समझ आ गया? अब आपके पास एक पास्ट में सवाल आया हुआ है यहीं से, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, और इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से आपके पास जो है एक पॉइंट इफेक्टिव गोल सेटिंग का नहीं है। तो तीन यहाँ से उठाए हुए हैं और एक अलग से लिखा हुआ है, और जो अलग से लिखा हुआ है ना वो आपको लगता है कि वो भी सही है, लेकिन क्या होता है कि आपने जब ये पढ़े हुए होंगे तो आप उसको खुद ही टिक कर दोगे कि यार ये उनमें से नहीं है। तो हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। तभी मैंने इस पर ज्यादा टाइम लगाया है। इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई मसला तो पूछ लो। मेन स्टेक होल्डर और कनेक्टेड स्टेक होल्डर, जब हम स्टेक होल्डर पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, मैंने तो आपको लिखवाया है। जो ऊपर हमने लिखा है ना कि जो है वो कौन डिसाइड करता है मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें मैंने आपको बताया कि मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिखवा दिया नाम, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन नहीं हुआ, बता तो दिया मैंने आपको। हाँ सॉरी, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंश्योर देयर इज अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ द गोल। फीडबैक का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, फीडबैक का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो पता है क्या है? वो होता है लूप को कंप्लीट करना। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया,
ठीक है, रिसीवर ने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि लूप कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात बताऊं, लूप कंप्लीट हो गया। कैसे? रिसीवर ने रिप्लाई नहीं किया तो सेंडर को 2 मैसेज जाएंगे। पहला मैसेज ये हो सकता है कि रिसीवर को मैसेज मिला ही नहीं, ठीक है, तो लूप कंप्लीट हो गया ना, उसने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया उसको मैसेज मिला ना हो। दूसरी अजम्पशन ये हो सकती है कि उसको लगा हो कि इसको मैसेज मिला हो लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। सही है, दूसरा मैसेज, तो लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फीडबैक देना भी जरूरी है, और फीडबैक नहीं दोगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ज्यादा बेहतर नहीं फीडबैक दे दो, क्योंकि तुमने क्या देखा कि क्या पता ना पहली वजह होती ना दूसरी वजह होती, कोई अलग ही वजह होती, लेकिन अजम्पशन की वजह से क्या हुआ कि उसने अपनी तरफ से फीडबैक को अज्यूम कर लिया। सही है, तो यहाँ पे आप क्या करो, फीडबैक दो। तो आप इफेक्टिव गोल्स कैसे बना सकते हो? आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो कि जो आपने जो गोल सेटिंग की है उस पर फीडबैक दिया जा सके। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है प्लानिंग का। प्लानिंग कब होती है? इनिशियल स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, या मिड में? इनिशियल स्टेज पे, वेरी गुड। लेकिन एक बात अपने साथ जोड़ लो फिर से, कि प्लानिंग इनिशियल स्टेज पे भी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के दरमियान भी होती है, एग्जीक्यूशन के एंड पे भी होती है। यू प्लान समथिंग, ठीक है, यू प्लान समथिंग और देयर इज अ चांस कि आपका प्लान खराब था। आप में मसला नहीं था, आपका प्लान खराब था। आपने सोचा यार कि मैं तो प्लान को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। लेट्स सपोज यू डिसाइडेड कि यार मैं जो है ना दिन में घर में 6 घंटे पढ़ूंगा। सही है, मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा। आपके पास इतना कंटेंट था ही नहीं 6 घंटे के पढ़ने का। आपने 1 घंटा पढ़ा, आप एग्जॉस्ट हो गए, आपको लग रहा है मैंने सफिशिएंट पढ़ा है, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं मैं मुझे मजीद 5 घंटे और पढ़ना है। तो उसका मतलब ये है कि देयर इज अ चांस कि प्रॉब्लम आप में नहीं था। आप बोलो नहीं यार ये तो कोई बात नहीं, मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा। भाई है ही नहीं कंटेंट, पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे? सही है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रीअसेस करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग होती है शुरू में, फिर आप उस प्लान को चेंज करते हो। वो प्लान को कैसे चेंज किया आपने? फीडबैक। कैसे चेंज किया? फीडबैक से। आपने अपने आपको फीडबैक दिया, आपने किसी से पूछ लिया, उसने आपको फीडबैक दे दिया कि भाई तुम ऑलरेडी सफिशिएंट पढ़ रहे हो, तो इंस्टेड वो जो 5 घंटे तुमने जो पढ़ने के लिए निकाले थे वो तुम किसी और में इन्वेस्ट कर दो, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दो। 1 घंटा तुम्हारे लिए काफी है। किसने फीडबैक दिया? लेट्स सपोज तुमने इंटरनल फीडबैक लिया, तुम्हें पता चल गया कि यार मैं पढ़ रहा हूँ सफिशिएंट है, तो फजूल में 5 घंटे क्यों मैं रोता रहूं कि क्या करूं, तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। तो आपने अपने आप को फीडबैक दिया। तो फीडबैक इसलिए जरूरी होता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फीडबैक को प्रमोट करे और फीडबैक को इंश्योर करे। देन तो आपके गोल्स इफेक्टिव हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से इफेक्टिव गोल सेटिंग होती है। अब एक छोटा सा और टॉपिक आया है। पहले आपने देखा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कौन डिसाइड करता है, फिर आपने देखा इफेक्टिव गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, फिर आपने देखा कि जब गोल्स क्रिएट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। 4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पहली प्रॉब्लम कि गोल्स बहुत ईजी हो सकते हैं, ठीक है, और गोल्स अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हो सकते हैं। 2 एक्सट्रीम हो गए ना, या तो बहुत ज्यादा आसान होंगे या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? हार मान जाएंगे, एम्प्लॉयज गिवन, ठीक है, वो हार मान जाते हैं। और जब हार मान जाते हैं तो एक और इसका स्टेप होता है, वो पता है क्या होता है? फिर होता है उसके बाद वो मतलब वहाँ पे टर्नओवर बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर का मतलब ये होता है वो छोड़ के चले जाते जाओ। तो फर्स्ट दे गिवन, देन दे गिव अप। पहले वो हार मान जाते हैं, फिर उसके बाद वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आपके पास ये कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद है। दूसरा आपके पास क्या है? जब आपके पास चैलेंजेस, चैलेंजेस तो कहेंगे नहीं, अगर आपके पास गोल्स बहुत इजी है, अगर आपके गोल्स बहुत इजी, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट तो हो जाएगा, लेकिन एक बात है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो भी जाता है लेकिन वो बहुत इजीली अचीव कर लेगा। उसके बाद फिर एम्पल टाइम मौजूद होगा, वो बोर होगा। सही है, वो बोर होगा, उसे ऐसा फील होगा कि वो रिडेंडेंट हो रहा है, उसके स्किल्स को जो है वो जंग लग रहा है, ठीक है, और वो स्लैक ऑफ करेगा। स्लैक ऑफ का मतलब है वो ठंड मचाएगा, उसको आदत लग जाएगी चैलेंजिंग काम ना अज्यूम करने की। तो तीनों की कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली क्या है? वो जॉब छोड़ देगा, वो जॉब छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आपके टास्क बहुत ज्यादा अनचैलेंजिंग है तब भी क्या है कि एम्प्लॉय गिव इन करेगा, फिर गिव अप करेगा। और अगर बहुत इजी भी है तो पहले वो स्लैक ऑफ करेगा, बोर हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली वो गिव अप कर जाएगा। वो कहेगा यार इंस्टेड मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले आऊं जहाँ पे कम से कम मैं काम तो कर सकूं, यहाँ तो मुझे बैठे बैठे जंग लग रहा है। सही है, कुछ होते हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, एंजॉय करो, सैलरी तो आ रही है, फ्री में बैठ के सैलरी खाते हैं, तो उनका कॉन्सिक्वेंस बाद में वो भुगतते हैं कि वो किसी काम के रहते नहीं है। देन और 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक होता है आपके पास इनफ्लेक्सिबिलिटी का।
आपने वो देखा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो घोड़े होते हैं, जो हॉर्सेस होते हैं, वो ये कुछ पहनते हैं, क्या होता है वो, क्या कहलाता है वो, उन्हीं काले कलर की लेदर का होता है जो आंखों पे जो पहनते हैं, वो पता है क्या होता है? किसी को पता है उसका पर्पस क्या है? किसी को पता है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये होता है कि जब पहले शहरों में जब घोड़े चला करते थे, तो उसमें ये होता था कि जो गाड़ियां गुजरती थी, उनकी लाइट्स आती थी या कुछ भी होता था ना, तो घोड़े यहाँ भी देखते थे, उनका विजन जो ना यूं होता था, तो उस लाइट से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो वो इधर उधर भागते थे, उससे एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस थे। तो इनको वो जो पहना देते ना, तो उससे क्या होता है, उनकी डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन हो जाती है, वो एक ही जगह देखते हैं। ठीक है। तो अगर आपने गोल्स इस तरीके से सेट कर दिए हैं जो बिल्कुल क्या करते हैं कि आपके पूरे विजन को नैरो डाउन कर दें, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो इससे बात समझ आ गई कि गोल्स ने इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी। इनफ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा कि नैरो फोकस हो जाएगा। नैरो फोकस से क्या होगा अल्टीमेटली, कि आपके पास क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज मिस होना शुरू हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा और क्या चल रहा है। आप तो सिर्फ सिंगल फोकस लेके चल रहे होगे, और क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आपने अपने बॉस को कहा कि यार लेट सपोज मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बॉस ने बोला नहीं, गोल्स फोकस करो, गोल्स पे फोकस करो। तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाओगे। तो पहला क्या था, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। दूसरा क्या था, टू इजी। और तीसरा क्या था कि इनफ्लेक्सिबल गोल्स की वजह से आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हो। और लास्ट क्या है आपके पास, कि प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। हमने क्या कहा था कि आपकी प्रायोरिटीज सेट होती है गोल्स में, इफेक्टिव गोल सेटिंग में कहते हैं प्रायोरिटीज होती है। ठीक है। समटाइम्स एम्प्लॉयज चाहते हैं कि यार हमें ना, मतलब जो है वो प्रेशर में काम करने की आदी नहीं है हम लोग, हम काम ज्यादा कर लेंगे लेकिन आप हमें अपने हिसाब से काम करने दो। वो कस्टमाइज्ड काम करने के आदी होते हैं। आप उनको नहीं पहले यही करोगे, वो कहेगा नहीं मैं पहले दूसरा काम करूंगा, आप लोग नहीं पहला पहले काम करोगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, प्रेशर आता है और एक यूनिकनेस खत्म हो जाती है, इंडिविजुअलिटी बंदे की खत्म हो जाती है, और वो फिर रिडेंडेंट हो जाता है। तो पहला आपके पास क्या है, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। दूसरा क्या है, टू इजी। तीसरा है इनफ्लेक्सिबिलिटी। और चौथा क्या है कि क्रिएट्स प्रेशर। तो ये आपके पास चार प्रॉब्लम्स है जिनके कॉन्सिक्वेंसेज भी मैंने आपको बता दिए। डन। तो ये चार पॉइंट्स है, इनको भी मार्क कर लेना, ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे गोल्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटेड। कोई सवाल है तो पूछ लो इसमें। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कोई सवाल है आप लोगों का? जी। विजन और मिशन में कोई सवाल है आप लोगों का? सही है। तो इस तरीके से हमने पर्पस ऑफ अ बिजनेस कंप्लीट कर लिया। हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। हम्म।